आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज़ लाइव 24। सच का साथी मैं हूं आपके साथ प्रशांत त्रिपाठी। इस समय हम पूर्वांचल के गोरखपुर में हैं। गोरखपुर मुख्यमंत्री का शहर भी कहा जाता है। इस समय गोरखपुर में रेडिशन ब्लू जो होटल है मोहद्दीपुर में, इस समय हमारे साथ यहाँ के चेयरमैन रोशन झा उपलब्ध हैं। साइंटिफिक चेयरमैन रोशन झा जी उपलब्ध हैं। हम उनसे जानेंगे किस प्रकार का ये कार्यक्रम है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि बेसिकली ये साइंटिफिक एक इवेंट है, मेगा फेस्ट है। ये ऑलमोस्ट गोरखपुर में 8 साल के बाद ये हो रहा है। ये पूरी यूपी में हर साल होती है रिकॉन, जो कि एक सारे इससे पहले ये लखनऊ में होती थी? नहीं, मतलब यूपी के डिफरेंट जगह पे होती है। जी। 2014 में एक बार गोरखपुर में हुआ था ये। तो 2014 के बाद हम लोगों को फिर से अपॉर्चुनिटी मिला था। तो बेसिकली इसमें ये रेडियोलॉजिस्ट का कॉन्फ्रेंस है। जो भी एमडी रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, जो एक्सपर्टाइज हैं अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई, तो सारे डॉक्टर्स आते हैं। इसमें एक साथ हम लोग इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होके अपने नॉलेजेस जो हैं, अपने जो काम है उसको शेयर करते हैं। बेसिकली अपने मतलब क्या चल रहा है करंट डिजीज़ सिनेरियो, करंट डिजीज़ को या करंट सिनेरियो में इसको हम कैसे और अच्छे बेहतर तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं, है ना। कैसे पेशेंट के हक में हम कितनी अच्छे तरीके से उस डिजीज़ को, उस बीमारी को पता कर सकते हैं, उस बीमारी सो दैट पेशेंट को अल्टीमेटली वो मतलब ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। तो इसी तहत रिकॉन कॉन्फ्रेंस इस बार गोरखपुर में हो रहा है, जिसमें लगभग 250 से 300 रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पे इकट्ठे हैं। इस बार पूरे देश से इकट्ठे हैं। मैं मोस्टली यूपी से हैं, बट बहुत सारे स्पीकर्स हमारे बाहर से भी आए हैं। एम्स दिल्ली से भी आए हैं, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से भी आए हैं, है ना। और इसके अलावा यूपी के ऑलमोस्ट हर शहर से सारे रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और अपने अपने काम जो करते हैं और वो चीज़ शेयर कर रहे हैं एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे। अभी जैसे डॉक्टरी पेशा में अगर कहा जाए हिंदी में, जो पूर्वांचल में गोरखपुर जो माना जाता है, मेडिकल में भी बहुत ज़्यादा ये पिछड़ा इलाका माना जाता है। इसको आप लोग और बेहतर तरीके से लाने के लिए, पेशेंट को और बेहतर लाभ दिलाने के लिए और क्या चीज़ें सुविधाओं से युक्त कर रहे हैं? सही कह रहे हैं आप। पहले तो काफ़ी था, अब काफ़ी अपग्रेड हो रही है। ऐसी बात नहीं। जब मैं दिल्ली से आया था, मैं भी एम्स से हूँ, एमडी, मैंने वहाँ से पढ़ाई की। 2014 में जब आया था तो यहाँ पे काफ़ी कम थी, मशीनें काफ़ी कम थी, डायग्नोसिस की लेवल बहुत कम थी। बट उसके बाद हम लोगों ने इसको अपग्रेड करते गए। शहर के और भी नए नए रेडियोलॉजिस्ट आते गए, पुराने जो भी थे वो भी अपने आप को अपडेट करते रहे। तो आज के डेट में बहुत सारी मशीनें शहर में लगी हुई हैं, जैसे सिटी स्कैन है, एडवांस्ड एमआरआई सेंटर्स हैं। इससे हम लोग बीमारियों को बहुत अच्छे तरीके से जल्द पता कर पा रहे हैं। अच्छी अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं, जिससे हम लोग गर्भ के अंदर से लेके और बाद में भी, मतलब बच्चों से लेके बूढ़ों तक के अंदर क्या बीमारी चल रही है पेट में या शरीर के किसी विभाग में, उसको हम लोग डायग्नोज कर रहे हैं। तो ये चीज़ डेफिनेटली इन्हांस हो रही है सब लोग। और जो रेडियोलॉजिस्ट का बेसिकली काम ही है कि वो रेडियोलॉजी के साथ साथ सारे बाकी क्लिनिशियंस जितने हैं और फील्ड के डॉक्टर्स हैं, उनसे एक कोऑर्डिनेशन बना के मरीज़ को हेल्प कर सकें। क्योंकि ये पहला, मोस्ट ऑफ द टाइम ये पहला जगह होता है रेडियोलॉजिस्ट, जो आपको डायग्नोसिस बना के देता है कि उस बेसिस पे ट्रीटमेंट करना है। तो हम लोग इसको अपने आप को अपडेट करते रहते हैं इसमें, और सारी चीज़ें हो रही है। गोरखपुर अब काफ़ी बेहतर स्थिति में है। अभी एक चीज़, जैसे जो पहले विकलांगता की दक्षता भारत में सबसे अधिक थी, विकलांगता, लेकिन जब से ये मशीनें जो लग गई, जो भूड़ को अंदर से जो पता लगा रही हैं रेडियोलॉजिस्ट मशीन, उसको अंदर से विटामिन की शक्तियाँ दी जा रही हैं गर्भवती महिलाओं को, या डॉक्टर्स बता रहे हैं कि इन विटामिन की सुई या इन चीज़ों की एडवांस सुई लग जाए, जिससे बच्चे के अंदर मानसिक विकृति भी नहीं पैदा हो पाएगा। जैसे डॉक्टर इन सभी चीज़ों को जो अपग्रेड कर रहे हैं, अपडेट बराबर कर रहे हैं, लगातार इसकी आप लोग मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखने में ये लग रहा है कि आने वाले समय में और बीमारियों पे आप लोगों का घोर प्रहार रहेगा, जिससे बीमारियों की कमर टूट। बिल्कुल सही। पहले जैसे आप लोग देखते रहे होंगे कि कई बच्चों जैसे पैदा होते थे, या तो विकलांग या सडन डेथ होना, बच्चा पैदा होते 1 से 2 दिन के अंदर में ख़त्म होना। तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर परेशानी हुआ करती थी, खास करके हार्ट के अंदर कोई परेशानी हुए, है ना। ब्रेन के अंदर कई सारे लोग स्कैन सही तरीके से नहीं कराते थे। ब्रेन के अंदर ऐसी परेशानी होती थी जो कि कंपेटेबल नहीं होती थी लाइफ से, तो वो ख़त्म होती थी। तो एक प्रॉपर जगह से स्कैनिंग होने के बाद आजकल जैसे लेवल 2 स्कैन, मतलब हम लोग प्रेगनेंसी में डिफरेंट लेवल पे स्कैनिंग करते हैं उसको, है ना। जो स्टार्ट होता है 6 हफ्ते 7 हफ्ते से, और हर लेवल पे उसको स्कैन करते हैं। हर लेवल के मार्कर्स होते हैं जो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि बच्चों में ऐसी स्थिति आने वाली है। तो वैसे बच्चों जो एकदम कंफर्टेबल नहीं होंगे लाइफ को, उनको हम लोग पहले ही
एक उचित समय में सलाह देते हैं कि ये बच्चे शायद रखने लायक नहीं रहेगा, तो ये चीज़ हो रही है, तो वैसे मृत्यु दर भी काफ़ी कम होगी उससे, जो पोस्ट नेटल डेथ्स हो रही है। उसके अलावा जैसे हार्ट में अगर भी कोई समस्या चल रही है, हम लोग उसको पहले से पिकअप कर पाते हैं, तो उस तरीके से तैयारी कर पाते हैं कि कुछ बीमारियां हम लोग अगर इमीडिएट उसको इंटरवेन कर सकें जस्ट मतलब आफ्टर डिलीवरी, तो उस बच्चों को बचाया जा सकता है। तो पहले से अगर पता है कि इसमें ये दिक्कत है, तो हमें उस लेवल पे उसको भेजते हैं कि उस लेवल पे उसकी ट्रीटमेंट हो सके। एक चीज़ मेरा और क्वेश्चन आपसे रहेगा, ये सबसे जरूरी क्वेश्चन है गोरखपुर ग्रामीण अंचल का भी क्षेत्र माना जाता है। चूँकि रेडियोलॉजिस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ इसको मानी जाती है जो गर्भवती महिलाओं के लिए है। एक मेरा ये अपील रहेगा मेरे दर्शकों को, आप बताइए कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको कब कब उनका बेस होता है रेडियोलॉजिस्ट के लिए, कब कब वो सही समय से अगर इस चीज़ को रिकवर करें तो डॉक्टर भी उनका हेल्प करेंगे, और जो मशीनों से उनकी स्कैनिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मदद उनकी करेंगे, और उससे बच्चों में जो होने वाली बीमारी है उस पर भारी मात्रा में अंकुश आप लोग लगा सकेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी भी ये चीज़ें खास करके ग्रामीण स्तरों में होती है कि कई बार हम लोग स्कैन के लिए जो हमारे पास आते हैं वो काफ़ी लेट आते हैं। उस स्टेज पे आने के बाद ना उस बच्चों को आप अबॉर्ट करा सकते हो, क्योंकि अबॉर्शन कराने की भी एक सरकार ने एक निश्चित सीमा तय कर रखी है कि इतने वीक्स के बच्चों को आप यहाँ पे जाके आप अबॉर्ट करा सकते हैं। उसके बाद नहीं होती है तो फिर कई बार डिलीवरी करनी पड़ जाती है, वैसे बच्चों बहुत दिक्कत होती है। तो आइडियली किसी भी चाहे वो ग्रामीण स्तर के हो, शहर स्तर के हो, कुछ टाइम पीरियड्स की स्कैन बहुत ज़रूरत होती है। जैसे एकदम एक पहला अर्ली स्कैनिंग होना चाहिए, जब आप प्रेग्नेंट हो गए हैं उसके 6 से 7 हफ्ते के बीच में पहला स्कैन कराएं, सो दैट उससे हम लोग ये कंफर्म कर सकते हैं कि जो बच्चा रुका है वो अपने सही जगह पे रुका है, गर्भाशय में ही है, क्योंकि कई बार वो गर्भाशय के बाहर भी रुक जाती है। वैसे कई बार वो एक्यूट इमरजेंसी में कई बार लैंड अप कर जाते हैं, जब अंदर वो ट्यूब फट जाती है तब आते हैं। तो हम लोग एक टाइमली एक पहला सबसे पहले स्कैन होना चाहिए 6 से 7 हफ्ते के बीच में। उसके बाद हर प्रेग्नेंट लेडी को एक बार लगभग 11 से 14 हफ्ते के बीच में लेवल 1 स्कैन जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कैन होती है। एक अच्छे जगह पे कराना जरूर चाहिए, जो एक्सपर्टाइज है उनसे एक स्कैन होना चाहिए। और उसके बाद जो एक स्कैन है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो 18 से 22 हफ्ते की स्कैन होती है, जिसको हम लोग लेवल 2 या एनोमली स्कैन बोलते हैं। उसमें कोई भी किस्म की बच्चे में बनावट में अगर कोई परेशानी होने जा रही है या हो रही है, उसको हम लोग पहले से पिक कर सकते हैं। अगर मेटिकुलसली किया गया है, अच्छे जगह से कराया है आपने, तो हम लोग उसको पिक करते हैं। तो 18 से 22 हफ्ते की एक स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन है, हर प्रेग्नेंट लेडी को लेवल 2 स्कैन एक कराना चाहिए। और उसके बाद फिर ग्रोथ स्कैन है वो कराना, मतलब ठीक है, अगर आपको लगता है कि बच्चे की ग्रोथ सही चल रही है तो आप लास्ट तक वेट कर सकते हैं। बट ये 3 स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक फाइनल डॉपलर होता है जो हम लोग करते हैं यूजुअली 34-35 वीक्स के आसपास में। तो ये 3 से 4 स्कैन हर प्रेग्नेंट लेडी को अपने 9 महीने के प्रेगनेंसी के दौरान में ज़रूर करना चाहिए। और इसके वजह से हम लोग काफ़ी चीज़ों को पहले पता कर सकते हैं। जो बच्चा एकदम बिल्कुल ही सर्वाइव नहीं कर सकेंगे वो चीज़ को हम पहले बता सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ से बिल्कुल भी मदद मिलेगी जैसा मुझे लगता है। यहाँ मशीनें कितनी टाइप की लगी हैं जगह जगह जो हम लोग अभी देखते हैं? मैं सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से और साइंटिफिक चेयरमैन होने के नाते भी सारे जो भी यहाँ पे ट्रेड के लोग आए हैं, ट्रेड पार्टनर्स आए हैं, सबको पहले धन्यवाद कहना चाहूँगा। और काफ़ी मशीन्स लगी हुई हैं, काफ़ी सारी मशीन जो हम लोग देख रहे हैं डिफरेंट कंपनी से आए हुए हैं, अपनी अपनी मशीन की डिस्प्ले लगा रखी है, एडवांसमेंट करते रहते हैं। वो लोग भी डॉक्टर्स भी आके देखते हैं कि हाँ इनकी मशीन्स में क्या नया एडवांस आया, क्या हम लोग नए चीज़ इससे कर सकते हैं, अपने आप को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। तो सारी मशीन चाहे वो मतलब जी से हो, सोनी मतलब सैमसंग से है ना, फिलिप्स से आए हैं, कोनिका से आए हैं, यहाँ पे यूनाइटेड इमेजिंग से आए हुए हैं। तो ये सब ये मशीनें सुनने में आ रहा है ऑटोमेटिक सुविधाओं से लेस भी हैं। हाँ, मतलब मोस्ट ऑफ द मशीन्स जो हैं सो मतलब बहुत ही एडवांस्ड अब AI बेस्ड मशीन्स आ रही है, बहुत चीज़ हम लोग उस पर कर सकते हैं, है ना। ये कुछ हद तक डॉक्टरों के कामों को भी आसान करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये तो कर ही रही है। अभी जैसे हम लोग अब आजकल ऑप्टिकल स्कैन ही कर, जैसे बच्चों गर्भ के अंदर देखते हैं, आप बच्चों की पूरी चेहरा देख सकते हैं, बच्चों की सारी एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं, उसकी हाथ की उंगलियां तक को देख सकते हैं, है ना। एक एक उंगलियां हम लोग देखते हैं उसमें। तो मशीन एडवांस हुई है तभी ये सब चीज़ कर पा रहे हैं आज ये चीज़। तो एक एक चीज़ को हम लोग अंदर देख के आइडेंटिफाई करते हैं, बच्चों की पैर में कोई मुड़ावट तो नहीं है, छोटा सा कट तो लो होठ में तो नहीं है, ये सारी चीज़ों को हम गर्भ से पहले पता कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें पॉसिबल तभी हुई है कि मशीन में सारी एडवांसमेंट है। उसी तरह से CT स्कैन है, MRI है, एडवांसमेंट से काफ़ी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिजीज़, बहुत सारे कैंसर्स हैं, बहुत सारे अर्ली स्टेज में पिक कर सकते हैं, उसकी ट्रीट किया जा सकती है। तो ये बिल्कुल हेल्प कर रहे हैं हम लोग।
जो वायरस जो फैल रहे हैं, जो देश में समय समय से, जैसे कोविड फैला, अभी बीच में आई फ्लू फैला, इस टाइप के रोगों को पता लगाने के लिए आप लोगों को कोई एडवांस टेक्नोलॉजी टाइप की मशीन लाए? बिल्कुल, एक्चुअली कोविड में तो हम लोगों ने बहुत पूरी देश उससे गुजरा है, गोरखपुर भी गुजरा है। मैं खुद भी एक डायग्नोस्टिक सेंटर में हूँ, तो मुझे पता है कि लगभग 100-125 पेशेंट्स सिटी चेस्ट के लिए ऑलमोस्ट डेली आते थे उस समय, बहुत सीरियस कंडीशंस में। तो हम लोग उससे बहुत हेल्प करते थे, सेवेरिटी बता के कि आपको ज़रूरत है, आपको एडमिट होने की ज़रूरत है, आपके केस में एडमिट होने की नहीं ज़रूरत है, ये सारी चीज़ सिटी पे ही बताया जा सकती थी। तो हम लोग उस समय से ये चीज़ें कर रहे हैं, बता रहे हैं मरीजों को कौन से मरीज़ को किस लेवल की इंटरवेंशन की ज़रूरत है उसको, तो वैसे पेशेंट को टाइमली हम लोग शिफ्ट कर सकें, सही जगह पे सही इलाज हो सके। तो यही वजह है कि आज बाकी दुनिया के देशों के बनिस्बत इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी कोविड में इंडिया ने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो सारी हेल्थ केयर सिस्टम का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे ख्याल से। हमारे चैनल से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे यूपी न्यूज़ लाइव 24। भैया आप अपना शुभ परिचय थोड़ा सा बताएं। मैं संतोष गुप्ता हूँ। मैं एज ए डिप्टी जनरल मैनेजर काम करता हूँ मेडिका बाजार यूनाइटेड इमेजिंग कंपनी में, और हेल्थ केयर के लिए हम लोगों ने काफ़ी R&D कर रखी है बहुत। आज गोरखपुर में ये कौन सा प्रोग्राम आप लोग रखे हैं रेडिएशन ब्लू होटल में? ये रेडिएशन ब्लू में यहाँ पे IRIS का एक चैप्टर हो रहा है, यूपी चैप्टर। तो इसके अंदर जितने भी प्रदेश के रेडियोलॉजिस्ट के जितने रिनाउंड पर्सनालिटीज़ हैं वो लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। तो ये थोड़ा सा एक कॉमन प्लेटफॉर्म होता है जिसमें लोग शेयर करते हैं अपनी नॉलेज। जैसे कोई डॉक्टर कहीं पे कुछ काम कर रहा है, कोई डॉक्टर कहीं पे कुछ काम कर रहा है, हो सकता है किसी की फाइंडिंग किसी केस के लिए डिफरेंट हो, किसी केस के लिए डिफरेंट हो। तो ऐसा होता है कि वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आके जो भी इस तरह के केसेस होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, सो दैट उसकी वजह से नॉलेज बेस दूसरे डॉक्टर्स का बढ़ता है कि भाई इस केस के अंदर कुछ डिफरेंट था जो इन्होंने हाईलाइट किया है। अभी आप लोगों ने कौन सी मशीन को यहाँ पे रखा है? मशीन यहाँ पे अभी हम लोगों ने एक डमी पेट सिटी स्कैन रखा है जो कि डिजिटल पेट स्कैन है। ये इससे पहले 2 लग चुके हैं यूपी के अंदर। पहला लखनऊ में हमारा लगा है ग्लोब हेल्थ केयर के अंदर, जो कि यूपी का पहला डिजिटल पेट सिटी स्कैन है। इस मशीन की खासियत ये है कि जितना पहले आपका डोज लगती थी FDG डोज जो रेडियो आइसोटोप होती है, पहले की जितनी मशीनों में लगता था 10 मिली क्यूरी या 12 मिली क्यूरी लगता था, हमारी मशीन के अंदर 3 से 4 मिली क्यूरी के अंदर ही हो जाता है। तो जो रेडिएशन डोज होता है उसका सेकेंडरी इफेक्ट्स होते हैं, काफ़ी हार्मफुल होता है। तो जितनी जल्दी जितनी कम डोज के अंदर हमने स्कैनिंग करेंगे कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए, उतना ही वो बेटर होती है मशीन। तो हमारे इक्विपमेंट के अंदर बहुत ही कम रेडिएशन डोज के अंदर ही काम हो जाता है। तो उसी का एक डेमो मॉडल हमने रखा है। ये कौन सी मशीन है, इसको थोड़ा सा बताएं। ये डिजिटल पेट स्कैन है, इसी के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये डिजिटल पेट स्कैन है। एक यहाँ पे लखनऊ में लगा हुआ है और दूसरा यहाँ वाराणसी में। ये और लोग जैसे ये तो मशीन है मार्केट में, लेकिन इससे कुछ अलग इसमें क्या फैसिलिटीज़ है? इसमें अलग ये फैसिलिटी है कि इसमें डोज बहुत ही कम लगता है, टाइम बहुत कम लगता है। जैसे कि पहले अगर आप की जो मशीनें आती हैं, आज भी आती हैं, लोगों के यहाँ पे लगी हुई हैं, उनके अंदर जहाँ पे जितना डोज में काम होगा इसमें उसके 50% में ही काम हो जाएगा। एक चीज़ और हम जानना चाह रहे हैं, जैसे ब्रेन को पूरा बॉडी का मेन ब्रेन को मुखिया माना जाता है। हाँ। उसको मालिक माना जाता है पूरे बॉडी का जी। तो जब ब्रेन में कहीं चोट लगती है या कहीं विवाद होते हैं तो उसमें कहीं हड्डी छोटी सी टूट के लोग बताते हैं वो जुड़ जाती है कहीं। हाँ, उस चीज़ों को निकालने के लिए मशीन कितनी बड़ी डॉक्टर के काम को आसान करेगी? इसमें ये होता है कि जैसे अगर किसी का भी एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे क्या होता है कि ट्रोमा केस होता है, तो ट्रोमा केस के लिए सिटी हमेशा रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ही कम टाइम के अंदर ही एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि पेशेंट के अंदर कितना डैमेज हुआ है और उसी के हिसाब से उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अगर आपका बहुत अच्छी तरीके से डायग्नोसिस नहीं हुई है सिटी स्कैन में, और कुछ जैसा आप बता रहे हैं कोई केस की आपका हड्डी एक जगह से निकल के कहीं दूसरी जगह पे जुड़ गई है, पेशेंट को रिलैक्स नहीं मिल रहा है, फिजिकली ठीक हो चुका है लेकिन अंदर से रिलैक्स नहीं मिल रहा है, तो उस समय उस केस में क्या होता है कि MRI मशीन के अंदर उसका डिटेल स्टडी की जाती है। MRI स्कैन एक ब्रेन का करीब 10 से 12 मिनट का होता है। अब चूँकि पेशेंट होता है वो सिक होता है, मशीनें बड़ी होती हैं, उसके अंदर जाने में घबराता भी है, तो उसमें कितने कम से कम टाइम पे आप कितनी जल्दी उसका डायग्नोसिस कर पाते हो, ये मशीन की खासियत होती है। तो अभी हम लोगों ने जो मशीनें लॉन्च की है उसके अंदर बहुत ही कम टाइम में, करीब 25 से 30% कम टाइम में ही आपकी स्कैनिंग हो जाती है।
तो ये MRI मशीन के अंदर ही ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि आपका हड्डी की जो हम बात कर रहे हैं वो तो एक चीज़ है, लेकिन उसके अलावा अगर टिश्यूज़ है, अगर उसका कुछ केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हुआ है तो वो भी आपका MRI मशीन आपकी बता देती है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी चीज़ होती है MRI, जो जहाँ MRI जो होती है मशीन, हम लोग कई बार वहाँ जाते हैं, डॉक्टरों का कई बार इंटरव्यू भी लिए हैं। जब हम लोग वहाँ पे जाते हैं, जब जिस पेशेंट का वहाँ पे होता है एग्जामिनेशन, वहाँ से मरीजों को दूर किया जाता है, इसका मेन कारण क्या होता है? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को खुल के इस पे बताएं। इसमें होता क्या है कि MRI मशीन वो एक मैग्नेट होता है जिसके अंदर स्कैनिंग की जाती है। तो आप ये समझिए कि जो MRI मशीन आज की डेट में लगती है उसका जो मैग्नेटिज्म है वो पृथ्वी के मैग्नेटिज्म से करीब 1000 गुना ज़्यादा मैग्नेटिज्म होता है उसके अंदर। 1000 गुना ज़्यादा। 1000 गुना इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। तो उसके अंदर आपने जैसे कि कोई भी पेशेंट है या फिर कोई भी अटेंडेंट है, वो MRI मशीन के अंदर अगर जाएगा, प्रॉपर चेक नहीं किया गया है उसको, तो उसके जेब में कॉइन हो सकता है, कीरिंग हो सकती है, चाबी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो चीज़ें MRI मशीन अट्रैक्ट करके खींच लेगा। मान लीजिए कि उसकी जगह की अभी एक केस आप लोगों ने सुना था कि RML लोहिया, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एक मंत्री साहब गए वहाँ पे और उनके साथ में उनका जो अटेंडेंट था वो भी चला गया। उसने रिवॉल्वर रख रखी थी। MRI मशीन ने क्या किया कि जैसे ही उसके रेंज में आया, MRI मशीन ने उस रिवॉल्वर को खींच के अपने अंदर चिपका लिया। इतनी ज़्यादा शक्ति होती है, पावर होती है। इतना ज़्यादा पावर होता है। मान लीजिए कि अगर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर निकल गया पास से, वो ऑक्सीजन सिलेंडर को खींचेगा और कोई भी बीच में अगर इंसान अगर आ गया तो वो उसको छेद करते हुए निकल जाएगा। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट हो सकता है। इस वजह से MRI मशीन से लोगों को दूर रखने के लिए बोला जाता है। इसीलिए दूर रहने के लिए। इसीलिए दूर रहने के लिए बोला जाता है। अभी आप लोगों का क्या इस पे अभी विश्वास है जो इस मशीन के आने से डॉक्टरों का काम और मरीजों की जो बीमारियां होती है इस पे कड़ा प्रहार होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। जो मरीजों की बीमारी होती है ब्रेन की, इस पे भी कड़ा प्रहार, और डॉक्टरों का आसान भी डॉक्टरों को डायग्नोसिस वर्क बहुत भी इसका आसानी से easy हो जाता है, क्योंकि अब ये सब मशीनें ऐसी होती हैं, इतनी एडवांस मशीनें हैं कि आपको इवन सेकेंडरी इन्फेक्शन कहाँ पे फैल रहा है वहाँ तक की इन्फॉर्मेशन दे देती है। तो आपको जो प्लानिंग करना होता है पेशेंट को का ट्रीटमेंट प्लान करना होता है, वो चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से आज की मशीनें बता पाती हैं। हमारे चैनल से बात कर देंगे। आपको बहुत बहुत थैंक्स। धन्यवाद।